Yes. Hello, good evening, all of you. Okay, so let us continue the next topic in this chapter, that is about Malu's law and also the concept of polarization. ठीक है ना? तो पोलराइजेशन के बारे में हमने कल देखा था कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ all the vibrations in only one plane. Okay, restriction of all the vibrations in light in only one plane is actually called as polarization, right? तो polarization के अंदर क्या होता है कि whenever an ordinary light, suppose it which consists of the vibrations in all possible directions, is just passed through a polaroid like this. तो जब भी लाइट जो है वो एक पोलराइड में से जब पास होता है तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलराइड the light consists of vibrations only in one plane, and that is the process which is called as a polarization. Okay, तो यहाँ पे polarization मतलब क्या है? लाइट का polarization का मतलब वो ये होता है कि ये जो लाइट जिसके अंदर सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं, the vibrations are contained in all possible planes or all possible directions, it is called as ordinary light. Ordinary light, when this passes through this polaroid, what happens is the vibrations which are parallel to the axis of this polaroid will just be passed through, but the vibrations which are not parallel to the direction of axis here will just be blocked, and that's why we can get a light. Yes, so we can just get the light which is only passing through whose plane of vibration is parallel to the axis of this polaroid. तो इस polaroid के अंदर ही एक इनविजिबल एक्सिस हुआ करता है. तो जिस डायरेक्शन में मतलब अभी जिन जिन वाइब्रेशंस का डायरेक्शन इस एक्सिस को पैरेलल होता है वो वाइब्रेशन सिर्फ उसमें से पास हो जाते हैं, और जो डायरेक्शन मतलब जो इस एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं होते हैं वो वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाते हैं, और उसी की वजह से ये जो पोलराइजेशन है तो ये पोलराइजेशन होता है. और जब ये पोलराइजेशन होता है तो इसमें ऐसा होता है कि देखो अभी सपोज ये पोलराइड हमने यूज किया, तो उसमें अगर इफ I naught is the intensity of light, ordinary light here, then after passing through this polaroid, what will happen is the intensity will just get reduced to half. Remember, here the intensity will become I naught by 2 when the light just passes through polaroid, then the intensity just gets reduced by half. मतलब जो इंटेंसिटी जो है वो आधा हो जाता है. उसके लिए भी एक रीजन है. एक्चुअली देखो क्या है कि यहाँ पे ये जो सभी वाइब्रेशंस है इन सभी वाइब्रेशंस को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन इसका अगर देखते हैं, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड इफ यू जस्ट सपोज हैव दिस वाइब्रेशंस which are inclined at an angle phi here, then this phi means this E naught, इसको हम बोल सकते हैं E naught, जो कि एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर का. तो इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर फाई इतना एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको हम दो मतलब इस एक्सिस के साथ ना, इसके पोलराइड के एक्सिस के साथ अगर फाई इतना एंगल कर रहा है तो उसको हम दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं. एक कंपोनेंट बनता है ई नॉट कॉस फाई और दूसरा कंपोनेंट बनेगा एक्चुअली ई नॉट साइन फाई, नो डाउट. But here only E naught cos phi component will be able to pass through this polaroid, and that's why and suppose अभी चलो ठीक है E naught cos phi component पास हो गया, लेकिन उसकी वजह से इंटेंसिटी कितना मिलेगा? तो इंटेंसिटी we already know that it is proportional to the square of this amplitude, and that's why we can just get that intensity passing through this polaroid will be E naught square cos square phi. बट ये जो है ऑर्डिनरी लाइट के अंदर हम जानते हैं कि सभी डायरेक्शन में ये वाइब्रेशंस हुआ करते हैं, तो इसलिए फाई जो है ये फाई वो एक्चुअली इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई. तो 0 से लेके 2 पाई तक कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल.
और इसी वजह से हमको यहाँ पे ये समझना होगा, यस, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे इसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा, एवरेज वैल्यू। तो सिंस दिस ई स्क्वायर, ई मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्क्वायर मींस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विच इज पासिंग थ्रू, तो जो पास हो गया उसका एम्पलीट्यूड ई है, और ई नॉट मतलब जो है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट है। तो अभी इसमें हम देख सकते हैं कि इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि कॉस स्क्वायर फाइव का जो एवरेज होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव को अगर हम इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, एवरेज वैल्यू अगर निकालते हैं, तो एवरेज ऑफ cos स्क्वायर फाइव हैपेंस टू बी एक्चुअली इक्वल टू हाफ, जो कि हमने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के अंदर भी हमने ऑलरेडी देखा है ये बात, cos स्क्वायर फाइव का जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ बनता है। चाहिए तो हम ये इंटीग्रेशन करके वेरीफाई भी करके देख सकते हैं आराम से। सिंपली वी विल हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर फाइव डी फाइव फ्रॉम 0 to 2 pi. If you just find out this, then we can be able to get the average value of this cos square phi, which happens to be half. अभी चलो cos square phi को हम कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं उसको 1 minus cos 2 phi upon 2 ऐसा लिखा जाना चाहिए into d phi as it is, so that this 1 by 2 can be taken common outside the bracket, and 1 minus cos 2 pi का जो cos 2 phi का जो इंटीग्रेशन है वो हमको मिलेगा phi minus, here it will be simply cos 2 phi by cos 2 phi का इंटीग्रेशन बनेगा sin 2 phi upon 2, and this is also from 0 to pi 2 pi, करेक्ट है। तो 0 से लेके 2 pi तक ये अगर हम सपोज इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ऑटोमेटिकली बनता है ऐसा है यहाँ पे कि तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा, और इसको भूलो मत कि इस पूरे को हमको 2 पाई से डिवाइड भी तो करना है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज, राइट। तो एवरेज निकालने के लिए इस पूरे को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/2 पाई से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1/2 पाई ऑलरेडी यहाँ पे है, जो कि बाहर एज इट इज है। अभी इसमें अगर हम ये 2 पाई डाल देंगे तो बाकी तो 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 पाई बच जाएगा। तो इसलिए 1/2 पाई इंटू 1/2 इंटू 2 पाई, so that this 2 pi gets also cancelled, and what we are left with is simply 1 by 2, which is the average value of cos square phi, remember. So we can just say that this cos square phi averages up to half. So using this fact here, we can just get that the e square will actually be equal to e naught square into half, and e square is the intensity of light, क्योंकि हमको पता ऑलरेडी कि intensity of light is always proportional to the square of amplitude of electric vector, and that's why we can just say that this intensity will be proportional to e square, and the original intensity which is of incident light will be proportional to e naught square, and hence e square can be written to be I, and here e naught square can be written to be I naught into 1 by 2 kept as it is, which is nothing but this first situation we can have here. Okay, तो ये याद रखो ठीक से कि whenever unpolarized light is incident on a polarizer, then in that passage what happens is the intensity of that unpolarized light just reduces to half of the original value. तो जितना भी उसका इंटेंसिटी होगा उसके आधे वैल्यू पे ये इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। बट नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन polarized light just incidents on this polaroid. अगर मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है, this is suppose the polarized light, and suppose it incident on the polaroid in this way, तो इसका मतलब ये जो पोलराइज्ड लाइट है उसका इंटेंसिटी अगर हमने मान लिया I नॉट है, ठीक है, और ये जो पोलराइड है इस पोलराइड का जो एंगल बना हुआ है इस इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ, तो वो अगर हमने मान लिया इसका जो एंगल बना हुआ है इस डायरेक्शन के साथ वो सपोज फाई है, फाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि again we can just have that whenever this light will incident on this polaroid whose direction or whose plane of vibration makes an angle phi with the axis of this polaroid, then we can just get that if I naught is the intensity of incident light, then we can just get the intensity of this emergent light to be simply equal to I naught into cos square phi.
दिस हैपेंस हियर इन दिस वे। तो यहाँ पे फिर से हम वही आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। इफ यू जस्ट सी दिस हियर, तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, ये जो ई नॉट है, ये ई नॉट सपोज फाई इतना एंगल अगर कर रहा है इस एक्सिस के साथ, इस पोलराइड के एक्सिस के साथ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ई नॉट को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकेंगे फिर से एक बार। एक बनेगा उसका ई नॉट कॉस फाई, जो जो उसमें से पास होगा, और दूसरा रहेगा ई नॉट साइन फाई, जो कि उसमें से पास नहीं होगा। अभी ये ई नॉट साइन फाई जो है वो तो ब्लॉक हो गया, ठीक है, बट ई नॉट कॉस फाई इज ओनली द कंपोनेंट विच इज जस्ट पास्ड थ्रू दिस पोलराइड. So in this case, the final amplitude of the passed wave will be E naught into cos phi. And if we just have the square of this, then we can just get that E square is equal to E naught square into cos phi here. And since now we can just say that this E square can be replaced by I, that is the intensity of that polarized light, ठीक है ना, after passing through this polaroid. And this is the E naught square, which can be denoted by I naught, which happens to be the intensity of the polarized light before passing through this polaroid. Okay, तो अभी यहाँ पे ये I naught और ये cos square phi जो है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा. तो in this way we can just get this expression I is equal to I naught into cos square phi. Remember one thing here, that we are not to take the average of cos square phi in this case here. Why? Because this is already a polarized light, right? So its plane is already fixed. Its vibrations are not spreading all over from 0 to 2 pi. No. तो ये जो ऑलरेडी पोलराइज लाइट है, तो इसकी वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो उसके सारे वाइब्रेशंस है, और उसका जो इस फाई के साथ, मतलब इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है वो फाई है, और उसकी वजह से यहाँ पे हमको जो पास होने के बाद जो लाइट मिलेगा उसका जो इंटेंसिटी है वो हमको इसके पहले वाली इंटेंसिटी को cos स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा. ये हमको अच्छी तरह समझना है, ठीक है. और इसकी वजह से हम ये पे देख सकते हैं कि यहाँ पे cos स्क्वायर फाई का एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है. एवरेज निकालने की जरूरत कब होगी? जब अनपोलराइज लाइट यहाँ पे पोलराइड में से पास होगा, ठीक है. अनपोलराइज लाइट which contains the vibrations in all possible planes. In that case, we'll have to take the average, and that average reduces to half. But here in this case of the polarized light, when polarized light passes through the polaroid, then in order to find out the intensity of the light after passing, we need not to find out the average, but we have to use this formula as it is. This formula is actually called as Malu's law, which tells us simply that whenever a plane polarized light which is in whose plane of vibration is inclined with the axis of polaroid at an angle phi passes through that polaroid, then the intensity of light after passing through that polaroid happens to be cos square phi times the intensity of light before passing through it. That means in short, इसका एक दो तीन एग्जांपल्स हम देखेंगे, उससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देखो, अगर आपको पूछा कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है, सपोज दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट विच इज इंसिडेंट अपॉन पोलराइड. ओके, अभी ये फर्स्ट पोलराइड जो है वो कैसा भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें से जो लाइट पास होने वाला है उसका इंटेंसिटी हाफ ही बनने वाला है. आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलराइड द इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड इनटू हाफ, नो डाउट. So suppose that this light passes through this polaroid and the intensity of this original source of light is I naught. Okay, but when it will just pass through this polaroid first, its intensity will become I naught by 2, no doubt. But suppose that this I naught by 2 intensity वाला जो light है वो अगर एक ऐसे polaroid के अंदर से पास होता है जिसका एक्सिस इस पहले वाले के साथ अगर 30 डिग्री इंक्लाइंट है, 30 डिग्री, ओके, देखो ठीक से, पहले जो पास हो गया उसका इंटेंसिटी कितना मिल गया हमको? I naught by 2 मिल गया. अभी ये I naught by 2 इंटेंसिटी का लाइट जो है वो इस पोलराइड में से पास होने वाला है, लेकिन ये जो पोलराइड है दूसरा वाला वो इस पहले वाले के साथ 30 डिग्री इंक्लाइंट पे है, जिसके कारण अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो पास होगा इसमें से, तो वो रहेगा I naught by 2 into cos square 30 in this way. So whenever the light passes through a polaroid, then it will just get multiplied by cos square 30
or cos square phi, where phi is going to be the angle between the plane of vibration of incident light and the axis of the polaroid here in this way. ठीक है ना, तो इस पोलरॉइड का जो एक्सिस है, तो इस एक्सिस के साथ ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कौन सा एंगल कर रहा है, वो उस एंगल का कॉस स्क्वायर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटेंसिटी के साथ इस तरह से। अगर इससे भी आगे जाके अगर यहाँ पे हमने और एक पोलराइड रखा हुआ है जो कि वर्टिकल के साथ अगर 60 डिग्री के साथ इतने एंगल पे इंक्लाइंट है इस तरह से, तो देखो ठीक से 60 डिग्री पे इंक्लाइंट एक सपोज दूसरा पोलराइड है वर्टिकल के साथ, उसमें से अगर इसको पास कर दिया, अभी क्या होगा, अभी हम ये बोल सकते हैं कि अभी ये 60 डिग्री वर्टिकल के साथ, मतलब इसके साथ कितना हो गया वो, तो इसके साथ वो हो गया 30 डिग्री, राइट, एडिशनल 30 डिग्री, एंड हेंस वी कैन से दैट as soon as it passes through this polaroid here, so this can be considered as I naught, and this I naught will just be multiplied by cos square 30 once again, and the intensity of light after passing through this polaroid will become actually I naught by 2 cos square 30 into cos square 30 again, just because here every time this light passes through a polaroid, what happens is it just get multiplied by cos square of that angle which is between the axis of the polaroid and the plane of vibration of the incident light, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से पास होगा, इस पोलरॉइड में से जैसे ही पास होगा, तो उसके बाद उसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है तो वो इस 30 के पैरेलल में बन जाएगा। तो इस 30 के रेफरेंस में ये 60 कितना एंगल कर रहा है, 30 इतना एंगल कर रहा है, इसलिए वहां पे हमको cos square 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जरूर इस तरह से। So even if suppose this light just again passes through another polaroid which is inclined with this polaroid at some theta angle, then we have to multiply it by cos square theta once again in this case. So in this way we have to multiply every time by cos square of the angle between the direction of axis of polaroid and the plane of vibration of light in this way every time whenever the light passes through this. So this is called as the Malus law. In general we can just state it in this way. If suppose the light of intensity I naught just has a plane of vibration which is given by this here, and suppose that it passes through a polaroid, okay, ये suppose एक polaroid है इस तरह से, this is the polaroid whose axis is making an angle of phi with the direction of plane of vibration of the light, then the emergent light or the intensity of light after passing through this polaroid will happen to be I naught into cos square phi. This is in general called as the Malus law. Remember, here I is the intensity of light after passing through this polaroid, I naught is the intensity before passing through the polaroid, and actually phi is the angle between the plane of vibration of light and the plane of axis of this polaroid. तो इस पोलराइड का जो एक्सिस है और इस लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो फाई यहाँ पे आता है, और उस cos स्क्वायर फाई से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमको इमर्जेंट इंटेंसिटी मिल जाता है इस तरह से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Malus लॉ एंड दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइड। Now we can just see the some applications of polarization, or you can say polaroids जो होते हैं उनका एप्लीकेशन हम देखेंगे। और जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि पोलराइजेशन कैन बी डन और अचीव्ड इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन इज द बेस्ट वे टू अचीव पोलराइजेशन। दूसरा हमने बताया था स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इज ऑल्सो द अनदर वे ऑफ फॉर पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के लिए स्कैटरिंग भी किया जाता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो जो अलग अलग डायरेक्शन में वो बिखरता है, स्कैटर होता है, तो these scattered rays are found to get polarized for one particular size of the dust particles. Okay, तो ये एक तरीका है। अभी हम ये देखते हैं कि पोलराइड होते क्या है। पोलराइड्स और पोलराइजर्स आर जस्ट द डिवाइसेस which convert ordinary light into polarized light. तो ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको बोलते हैं पोलराइड। रिमेंबर, दे आर जस्ट लाइक ग्लास ओनली, ग्लास के जैसे ही दिखते हैं, वो दिखने के लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे लाइक
ब्लैक कलर का जो ग्लास होता है तो उसको हम उसी टाइप का वो दिखता है पोलराइड, ठीक है ना। उसके अंदर प्रॉपर्टी होते हैं, उसका उसका प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी लाइट जब इंसिडेंट होगा तो उसमें से जो वाइब्रेशन है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन उसमें से पास हो जाएंगे, बाकी सारे जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी देयर इन दिस पोलराइड्स एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज पोलराइजर्स और पोलराइड्स। तो अभी यहाँ पे पोलराइड्स कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो वो हमको अभी एक बार देखना है। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि पोलराइड्स आर यूज्ड इन सन ग्लासेस, जो तुमने देखे होंगे कभी कि डे नाइट ग्लासेस जो होते हैं ना, डे नाइट गॉगल्स, जो कि बाहर जाने से वो मीन्स नॉर्मल ग्लास की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही वो गॉगल के जैसे बिहेव करते हैं बाहर, मतलब धूप में जाने से गॉगल के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे हम अंदर छाव में आ जाते हैं तो उस केस में वो नॉर्मल ग्लास के जैसे बिहेव करते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास के जैसे बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सन ग्लासेस और दे आर आल्सो कॉल्ड एज डे नाइट गॉगल्स। दो दिस डे नाइट गॉगल्स यूजेस पोलरॉइड हियर इन दिस वे। इवन जो कार के जो विंडो पेन्स होते हैं कि नहीं, कार का जो सामने वाला जो विंडो होता है उसके अंदर भी पोलराइड बिठाया हुआ होता है, ताकि सामने वाला जो कोई भी कार है, दूसरा जो कार है, उस दूसरे कार में से जो निकलने वाला जो हेडलाइट का जो ये है, लाइट लाइट का जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लाइट का है वो कम कर पाए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि रात के समय में अगर हम कार चला रहे हैं तो सामने वाले हेडलाइट का इतना ज्यादा ग्लेयर हमारे ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से पूरा ही हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसकी वजह से तो जो कार का जो सामने वाला जो विंडो होता है या सामने वाला जो ग्लास होता है उस ग्लास के अंदर भी पोलराइड बिठाए हुए होते हैं, ताकि वो इंटेंसिटी लाइट का कम कर सके। अभी अभी ऑलरेडी हमने देखा कि इंटेंसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द पोलराइड अप टू द हाफ एटलीस्ट। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी रिड्यूस करने के लिए पोलराइड्स यूज किए जाते हैं। और इवन जो ये जो फोटोग्राफी करने के लिए जो हम कैमरा यूज करते हैं तो उन कैमरास के अंदर भी पोलराइड्स बिठाए हुए होते हैं, उनके जो ग्लासेस होते हैं कैमरास के तो उसके अंदर भी पोलराइड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाला जो कोई भी अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट है तो मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर सनरेज रिफ्लेक्ट होके कैमरा का जो इमेज है वो खराब कर देते हैं, उसको ग्लेयर बोलते हैं। सो दिस ग्लेयर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम यूजिंग दिस पोलराइड्स। सो इसको एंटी ग्लेयर फिल्टर भी बोल सकते हैं, एंटी ग्लेयर फिल्टर, ठीक है ना। तो दिस एंटी ग्लेयर फिल्टर्स यूजेस पोलराइड, concept of polarization of light in this way। इवन जो 3D पिक्चर हम जब देखते हैं, जैसे कोई कोई थिएटर में जब हम जाते हैं तो कोई कोई फिल्म्स ऐसे होते हैं कि जो 3D दिखाई जाते हैं, मतलब उसके अंदर वो फिल्म जो है नॉर्मली ये जो कोई भी फिल्म जो है वो हमको ऐसा दिखता है कि वो सामने पर्दे पे चल रहा है, लेकिन कोई कोई फिल्म्स ऐसे बनते हैं जिसके अंदर 3D इफेक्ट यूज किए जाते हैं, जिससे वो फिल्म सिर्फ सामने पर्दे पे होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो वो जो सीन है वो पूरे थिएटर के अंदर होता हुआ दिखाई देता है। तो पूरे थिएटर के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं, ऐसा हमको इफेक्ट मिलता है, उसको एक 3D इफेक्ट कहा जाता है। एंड दिस 3D इफेक्ट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द पोलराइड्स। तो तुमने देखा होगा कोई कोई जो सिनेमा जो होते हैं या कोई भी थिएटर के अंदर जाने के टाइम हमको कुछ गॉगल्स दिए जाते हैं, जिनके सामने जो ग्लासेस होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, रेड या नीले ब्लू कलर के अलग अलग ग्लासेस होते हैं। वो गॉगल पहन के ही हमको वो पूरा सिनेमा देखना पड़ता है। तो वो सिनेमा जब हम उस गॉगल से देखते हैं तो उससे हमको ये फीलिंग मिलता है कि पूरे इंटायर थिएटर के अंदर ये पूरा सिनेमा चल रहा है, ना कि सिर्फ सामने पर्दे पे। तो ये इस टाइप के जो है, तो इस टाइप के 3D पिक्चर्स देखने के लिए भी जरूर ये यूज किए जाते हैं, पोलराइड्स यूज किए जाते हैं। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइड्स वी कैन सी। एंड इवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सबसे इम्पोर्टेंट उनका एप्लीकेशन ये है कि यूजिंग पोलराइड्स वी कैन जनरेट द प्लेन पोलराइज लाइट, और इवन वी कैन डिटेक्ट द पोलराइज लाइट। सो इसलिए ये कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट का जो डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन एंड जनरेशन, ये दोनों चीजें जो है वो इस पोलराइड के वजह से पॉसिबल होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइड्स एंड पोलराइजर and the concept of Malu's law and related concepts। okay, तो चलो ठीक है, so let us stop
टुडे एट दिस पॉइंट. बेसिकली थोड़ा इमरजेंसी भी है और ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर का, जो कि इंटरफेरेंस, ठीक है, विच इज वेरी सिमिलर टू द इंटरफेरेंस वी ऑलरेडी हैव सीन इट इन द साउंड के अंदर, या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर जो हमने इंटरफेरेंस देखा है, उसके साथ कई सारे चीजें उसके अंदर सिमिलर है. तो जस्ट रिवाइज करके रखो जो ऑलरेडी हमने इंटरफेरेंस साउंड के अंदर देखा है, तो उसको रिवाइज करके रखो एक बार ठीक से, so that we can understand the interference of light in a better way in next lecture. Okay, chalo, thank you all of you.